एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो केस स्टडी को करने से पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है क्या, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम बेसिकली एक रिटायरमेंट स्कीम है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के अंदर हर एक एम्प्लॉय का एक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है, जिसे हम ईपीएफ अकाउंट जो है वो कहते हैं, ठीक है। और रेगुलरली बेसिस पे इस ईपीएफ अकाउंट के अंदर जो हमारा एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय की सैलरी के एक सर्टन परसेंटेज के इक्वल जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो करता है, इन्वेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के 10%, ठीक है। तो एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है उसके 10% के इक्वल एम्प्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा इस अकाउंट के अंदर, और उसका जो एम्प्लॉयर है, उसका जो मालिक है, वो भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट जो है वो करेगा, ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो उसे एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल सके, जिससे उसका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो अच्छे तरीके से गुजर सके, उसका जो बुढ़ापा है वो अच्छे तरीके से गुजर सके। क्लियर है। अब यहां पर हम केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी क्या है? The Employee Provident Fund Scheme is a government mandated retirement scheme program in India that applies to salaried employees। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम है, इसको किसने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है? गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, और ये एक मैंडेटरी स्कीम है, यानी कि आप वॉलंटरी बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको करना ही पड़ेगा। अंडर दिस स्कीम both the employer and employer contribute a fixed percentage of the employee's salary into the employee EPF account। तो इस स्कीम के अंदर एक EPF अकाउंट होता है, जिसके अंदर जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय की सैलरी का फिक्स परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्ट करता है ईपीएफ अकाउंट के अंदर। दिस कंट्रीब्यूशन आर पूल्ड एंड अर्न इंटरेस्ट। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है इसके ऊपर प्रॉपर्ली इंटरेस्ट पे किया जाता है, ताकि जो फंड्स है उसकी ग्रोथ हो सके। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट, अलाउइंग एम्प्लॉयज टू विड्रॉ द अक्यूमुलेटेड अमाउंट एज अ लंप सम और मंथली पेंशन। तो इस स्कीम के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो या तो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलता है, या फिर उसे उसे एक लमसम अमाउंट जो है वो दे दी जाती है। द ईपीएफ आल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर अर्ली विड्रॉवल फॉर स्पेसिफिक नीड्स। जो ईपीएफ है उसके अंदर आप अर्ली विड्रॉवल भी कर सकते हो, यानी कि रिटायरमेंट से पहले भी आप विड्रॉवल कर सकते हो, जैसे कि किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर हाउसिंग के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी केस स्टडी थी वो रिलेटेड थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के रिगार्डिंग। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम? इसमें से कौन सा फीचर है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम का? पहला, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इज अ लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग स्कीम। तो ये बिल्कुल यहाँ पर फीचर होता है। देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्ग टर्म के लिए बनाई गई है, यानी कि एक पर्सन मान के चलो 25 साल की उम्र में काम स्टार्ट करता है, तो वो 65 साल की रिटायरमेंट होता है। तो ये स्कीम जो है बहुत लंबी, 25 साल से लेकर 65 साल, काफी लंबी स्कीम है। ओके। नेक्स्ट, इट इज मैनेज बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में ईपीएफ कहते हैं। तो ये भी यहाँ पर फीचर होता है। तो हमारे देश के अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम को मैनेज करने का काम, सारा का सारा मैनेजमेंट का काम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। तो कोई भी ऐसी कंपनी जहां पर 20 या फिर 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पर जो है ईपीएफ स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होती है। यानी कि अगर कोई कंपनी है जहां पर सिर्फ 16 लोग काम करते हैं, तो वहां पर ये जो स्कीम है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज 500 एंड आरएस 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारा फीचर जो है वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती, बल्कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो लिया जाता है। ओके। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के, चौथा फीचर नहीं होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। अब एम्प्लॉय की सैलरी का कितना परसेंटेज यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो आप मुझे चैट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिए। वो आप मुझे यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए कितना परसेंटेज। अगर आता है आपको तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मच डू बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉयज ईपीएफ अकाउंट अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम? तो वही क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा था कि सैलरी का कितना परसेंटेज करंटली अगर हम यहाँ पर बात करें, तो वो जो परसेंटेज है वो है हमारी 12%। यानी कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है उसके 12% के इक्वल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफ अकाउंट के अंदर, और 12% ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे एग्जांपल ले, अगर मान के चलो किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो यहाँ पर 20,000 है, तो इसका 12% आप पहले यहाँ पर कैलकुलेट कीजिए। 20,000 का अगर हम यहाँ पर 12% कैलकुलेट करें,
तो ये आता है हमारा 2400, ठीक है। तो 2400 कंट्रीब्यूट करेगा हमारा एम्प्लॉय, प्लस 12% ही हमारा एम्प्लॉय, यानी कि 2400 ही एम्प्लॉय यहाँ पर जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा 24% का होगा। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईपीएफ फॉल्स अंडर द एग्जाम्प्ट कैटेगरी, इट मींस डैश आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स का मतलब है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगता है। ओके, तो यहां पर अगर हम ईपीएफ की बात करें तो उसके अंदर ना 3 एग्जाम्प्ट आते हैं, यानी कि 3 चीजें ऐसी है जिनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाता, यानी कि जो इनकम टैक्स है वो नहीं लगाया जाता। तो इसमें से वो कौन है? पहला, इन्वेस्टमेंट इन ईपीएफ। आप जो इन्वेस्टमेंट ईपीएफ में कर रहे हो, यानी कि आप रेगुलरली बेसिस पे एम्प्लॉय की सैलरी के इक्वल एक जो सर्टेन परसेंटेज कंट्रीब्यूट करे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, बिल्कुल उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। मनी विड्रॉन फ्रॉम ईपीएफ, अगर आप नॉर्मल विड्रॉवल करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग विड्रॉवल करते हो, तो विड्रॉ जो मनी आपने विड्रॉ की है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है, तो ये भी करेक्ट है। इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ईपीएफ, तो ईपीएफ के ऊपर आपने जो भी इंटरेस्ट अर्न किया है उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो नहीं एप्लीकेबल होता है। उसके बाद डिडक्शन फ्रॉम ईपीएफ, तो ये हमारा एग्जाम जो है वो नहीं होता। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगता, यानी कि ईपीएफ में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप जो मनी विड्रॉ कर रहे हो और जो आपको इंटरेस्ट मिला, इन तीनों के ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ एम्प्लॉय विड्रॉस मनी इन केस ऑफ इमरजेंसी बिफोर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ डैश, देयर विल नॉट एनी एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईपीएफ स्कीम के अंदर आपको 3 चीजों में एग्जाम्पशन मिलती है, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट और जो आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो। पर एक कंडीशन होती है कि आपने जो विड्रॉवल है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद किया हो। वो स्पेसिफाइड पीरियड यहां पर कितना होता है? ऑप्शन ए 3 इयर्स होता है, या फिर 4 इयर्स होता है, या फिर 5 इयर्स होता है, या फिर 6 ईयर होता है। फटाफट से इसका आंसर बता दे, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? वो स्पेसिफाइड पीरियड कितना होता है? क्या लग रहा है आपको? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आप ईपीएफ में जब इन्वेस्टमेंट करते हो, ईपीएफ अकाउंट आपका ओपन होता है, तो आपको मिनिमम 5 ईयर के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करके रखनी पड़ती है। आप यहाँ पर 5 सालों तक कोई भी विड्रॉवल नहीं कर सकते हो, कोई भी फंड्स विड्रॉ नहीं कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पर फंड्स विड्रॉ किए 5 साल से पहले, तो आपको कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी टैक्स, इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स और पैसा जो विड्रॉ किया उसके ऊपर भी टैक्स जो है वो लगेगा। तो मिनिमम टाइम पीरियड कितना है? 5 इयर्स। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के रिगार्डिंग यहां पर बिल्कुल करेक्ट है? देखो, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या होता है? जब भी कोई इंप्लॉय का ईपीएफ अकाउंट ओपन होता है तो इंप्लॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसे एक नंबर देते हैं। जैसे अगर आप बैंक में कोई अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक क्या करता है? आपको एक अकाउंट नंबर देता है, उस अकाउंट नंबर से वो आपको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, और आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको सेटल करता है, उसको परफॉर्म करता है। ऐसे ही ईपीएफ स्कीम के अंदर भी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, और उस यूनिक नंबर से हम उस एम्प्लॉय को जो है पहचान पाते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, और उसकी जो भी रिक्वेस्ट होती है विड्रॉवल की, चाहे जो भी हो, उसको यहाँ पर कंप्लीट जो है वो कर पाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, आपका आधार नंबर, आपका आधार नंबर आपकी पहचान है। ऐसे ही ईपीएफ स्कीम के अंदर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर हमारे जो ईपीएफ का एम्प्लॉय है उसकी पहचान होती है। ओके, तो पहली स्टेटमेंट देखो, इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइंड टू ईच एम्प्लॉय हु कंट्रीब्यूट टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि हर एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंडर आता है। तो ये बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। द ईपीएफ असाइंस 12 डिजिट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर टू एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर ईपीएफ स्कीम। तो जो ईपीएफओ है, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस नंबर को प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपसे आया भी ये पूछ सकता है कि जो हमारा ईपीएफ स्कीम है उसके अंदर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कौन प्रोवाइड करता है? तो उसका आंसर होगा ईपीएफओ। द यूएन सर्व्स एज अ कंसोलिडेटेड आइडेंटिफायर
कनेक्टिंग बोथ द प्रीवियस एंड न्यू एम्प्लॉय। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया जाता है और ये हमेशा सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर कोई एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर पर छोड़कर दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम करने जाता है तो वही नंबर जो है वो यूज किया जाता है और वही जो नंबर है वो उसके प्रीवियस और जो न्यू एम्प्लॉयर है उन दोनों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये पहले इस एम्प्लॉयर के पास काम करता था, अब इस एम्प्लॉयर के पास जो है वो चला गया। ठीक है, और यूनिवर्सल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द इंडिविजुअल प्रोफेशनल जर्नी, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के रिगार्डिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारी एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी थी रिलेटेड थी एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्कीम के रिगार्डिंग, प्रोविडेंट फंड स्कीम के रिगार्डिंग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के अंदर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसको मैनेज करने का और इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो करती है। तो बेसिकली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैचुटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है वो काम करती है और इसको स्टैब्लिश करने के लिए एक स्पेशल एक्ट जिसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, इसको जो है वो पास किया गया था। ये बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है उनको मैनेज करने का काम करती है। इसके अलावा और कौन कौन से स्कीम है, तो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम भी हमारे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेज करता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इम्प्लीमेंटेशन लॉ, यानी कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर आते हैं उनको इंप्लीमेंट करने का काम करता है और इंश्योर करता है कि ये जो रूल्स है ये यूनिफॉर्म तरीके से पूरी कंट्री में जो है वो फॉलो किए जाए। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट, तो जो ईपीएफओ बेसिकली जितने भी अकाउंट्स होते हैं ईपीएफ स्कीम के अंदर उनको मैनेज करने का काम करता है। जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं, जितने भी विड्रॉवल की रिक्वेस्ट आती है उनको सेटल करने का काम जो है वो करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स, अगर यहाँ पर एम्प्लॉय कोई भी क्लेम मांग रहा है ना, तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा, उसका प्रोसीजर कैसा रहेगा और कैसे प्रोसेसिंग की जाएगी एम्प्लॉयज की क्लेम की, उनको कैसे पैसा यहाँ पर दिया जाएगा रिटायरमेंट के वक्त या फिर इमरजेंसी वक्त, तो ये भी डिसाइड हमारा ईपीएफओ ही करता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, तो ईपीएफओ के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, मतलब एम्प्लॉय जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जो ईपीएफओ है उस पैसे को डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करता है ताकि उसके ऊपर रिटर्न जो है वो मिल सके हमारे एम्प्लॉय को। उसके बाद टाइमली पेंशन पेमेंट्स, तो अगर मान के चलो एम्प्लॉय पेंशन चाहता है तो उसे टाइमली पेंशन पेमेंट देना, अगर एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट चाहिए तो उसको एक लमसम अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं किसके, ईपीएफओ के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एग्जेम्प्टेड फंड, तो इसमें से कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि एग्जेम्प्टेड फंड के रिगार्डिंग करेक्ट है। एग्जेम्प्टेड फंड क्या है, देखो एग्जेम्प्टेड फंड बेसिकली सब्स्टिट्यूट है ईपीएफओ स्कीम का, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ईपीएफओ स्कीम को फॉलो नहीं करती है वो उसकी जगह पर एग्जेम्प्टेड फंड का यहाँ पर यूज कर सकती है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर सिर्फ 16 एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहां पर ईपीएफओ की जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो वहां पर ये एग्जेम्प्टेड फंड का यूज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट देखो, एग्जेम्प्टेड फंड कैन सर्व अल्टरनेटिव टू ईपीएफओ प्लान ऑफरिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग रिटायरमेंट सेविंग, तो ये भी एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम ही है और ये एक अल्टरनेटिव है ईपीएफओ प्लान का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दीज फंड्स आर एस्टैब्लिश एज अ ट्रस्ट, ये जो हमारे फंड्स होते हैं इसको हम ट्रस्ट के फॉर्म में एस्टैब्लिश जो है वो करते हैं और ये इंडिपेंडेंटली जो है ऑपरेट करते हैं। इनको मैनेज करने का काम जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो करते हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के ही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंक्लूड किए जाते हैं ताकि दोनों के ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके। कंट्रीब्यूशन मेड बाय बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय टू दीज फंड्स आर एलिजिबल फॉर टैक्स रिडक्शन, तो ये भी करेक्ट है। तो लगभग हमारा ईपीएफओ स्कीम के जैसा ही ये होता है, बस तरीका थोड़ा सा यहाँ पर अलग होता है। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम्प्टेड फंड के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट बाय एग्जाम्प्टेड फंड। ठीक है, तो देखो आप एग्जाम्प्टेड फंड के अंदर जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी उसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर लगाई गई है और उन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। वो कंडीशन क्या है, पहले देखो 50% of asset must be invested in bonds issued by state governments or public sector enterprise that are guaranteed by the federal or state government। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जेम्प्टेड फंड है अगर इसके पास मान लो 100 रुपए की एसेट्स हैं तो उसका 25% सॉरी 15% यानी कि जो 15 रुपीज है वो उसे ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं या फिर ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस
जिसकी जो गारंटी है वो फेडरल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, उसकी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद 25% ऑफ एसेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उसमें कम से कम 25% एसेट जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि 25 रुपए उसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद जो 30% एसेट्स हैं वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उसमें यहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो करने पड़ेंगे। तो ये सभी की सभी जो कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ती है, सभी की सभी कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सभी के सभी जो कंडीशंस है उसको फॉलो करना पड़ता है जब भी हम एग्जामिनेटेड फंड के अंदर जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।